तो नमस्कार है आप सभी का डॉक्टर विकास फार्मेसी चैनल पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन में एरर्स के बारे में, मतलब ये जो त्रुटियां और जो गलतियां होती हैं। तो फटाफट एक एक करके देखते हैं। प्रिस्क्रिप्शन में देखिए एरर्स जो हैं कॉमनली ह्यूमन एरर्स होती ही हैं, क्योंकि दवाओं का मामला है, डॉक्टर की राइटिंग का मामला है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए कई बार मिसकम्युनिकेशन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन्स की वजह से प्रिस्क्रिप्शन में गलती हो जाती है, जिसकी वजह से जिसका खामियाजा एक मरीज़ यानी पेशेंट को भुगतना पड़ता है। तो चूँकि एक फार्मासिस्ट कम्युनिटी का एक दायित्व बनता है कि प्रिस्क्रिप्शन में एरर्स को रोकें, तो सबसे पहले जानना है कि कौन सी एरर्स है जो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले है एब्रीविएशन। अब एब्रीविएशन का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसके बाद SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फार्मास्यूटिकल्स में दवाओं के मामले में एब्रीवेटेड फॉर्म में भी काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल है SSKI। अब इसका मतलब होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, लेकिन इसको कोई जो फार्मासिस्ट है या फिर कोई पर्सन है उसको नहीं समझ पाया, कुछ हुआ तो वो कुछ और समझ के दूसरा कोई कंपाउंड भी दे सकता है। तो एब्रीवेशन का भी काफ़ी असर पड़ता है। तो यहाँ पर एरर तब होने के चांसेस होते हैं कि जैसे डॉक्टर किसी अगर दवा को एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख दे तो प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा जो केस है वो है नाम का। बहुत सारी दवाएं एक सा साउंड करती हैं, जैसे कि व्यक्तियों के, स्थानों के नामों में ऐसा हो जाता है अमूमन। तो फॉर एग्जांपल जैसे एल्थ्रोक्सिन है, तो एल्ट्रोक्सिन और एल्थ्रोसिन काफ़ी हद तक मैच खाते हैं, लेकिन उनका जो काम है बिल्कुल अलग है। तो प्रिस्क्राइबर एंड रिसीवर यानी कि फार्मासिस्ट बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। एसिडिन, एपिडिन, इस तरह के भी कंफ्यूजन्स होते हैं। नंबर 3 पर आती है स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन। स्ट्रेंथ का मतलब होता है पावर ऑफ द डोज। आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारी दवाएं रहती हैं जिनका पावर होता है, जैसे पैरासीटामोल बहुत ही कॉमन एक मेडिसिन है, एंटीपायरेटिक ड्रग है बुखार को ठीक करने के लिए। अब उसकी कई स्ट्रेंथ बाजार में उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य बात एरर की हो सकती है कि अगर प्रिस्क्राइबर यानी कि RMP यानी कि डॉक्टर अगर सही स्ट्रेंथ ना मेंशन करे तो फिर उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो अगर मेंशन नहीं की गई है तो डॉक्टर जो फार्मासिस्ट है वो डॉक्टर से कंसल्ट करे और क्या एग्जैक्टली स्ट्रेंथ देना है वो अपने हिसाब से दे। मतलब 500 मिलीग्राम की जगह ऐसा नहीं कि 650 मिलीग्राम दे दे, जितना प्रिस्क्राइब है उतना ही मेडिसिन स्ट्रेंथ वो जरूर दे। फिर नंबर 4 और 5 पर आते हैं डोजेज फॉर्म और डोज। देखिए डोजेज फॉर्म का मतलब ये होता है, जैसे हमने अपने पिछले वीडियोस में कवर किया कि डोजेज फॉर्म क्या होते हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देखिएगा। तो डोजेज फॉर्म कई तरह के एक ही मॉलिक्यूल के होते हैं। जैसे एक फिर एग्जांपल अपन लेते हैं पैरासीटामोल का। फिर से तो पैरासीटामोल का देखेंगे आप दवा की दुकान में टैबलेट भी आएगी, कैप्सूल भी आएगी, सिरप भी आएगा, इंजेक्शन भी आएगा, सब कुछ रहेगा उसका। तो ऐसे में अगर डॉक्टर ने कोई डोजेज फॉर्म प्रिस्क्राइब नहीं किया है तो फार्मासिस्ट अपने मर्जी से कोई डोजेज फॉर्म ना दे, या फिर अगर दे दे तो वो एक एरर है। अगर डॉक्टर उसे प्रिस्क्राइब डोजेज फॉर्म ना मेंशन करे तो वो भी एक एरर है। तो वो डोजेज फॉर्म से रिलेटेड चौथे नंबर की एरर ये हो जाती है। इसके बाद आती है बात डोज की। देखिए डोज एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा मायने रखती है, खास तौर पे शेड्यूल X, शेड्यूल C, शेड्यूल H ड्रग्स के मामले में। ऐसे में डोज अगर थोड़ी भी ऊपर नीचे हो जाए तो पेशेंट को काफी गंभीर साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स। अब सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट का मतलब ये होता है कि वो शरीर में धीरे धीरे दवा को रिलीज करती रहती है। तो जनरली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं सस्टेन्ड रिलीज को एक दिन में 1 या 2 बार लेने के लिए, और अगर उसकी जगह उसको गलती से फार्मासिस्ट पढ़ ले कि उसे 3 बार देना है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सस्टेन्ड रिलीज एक बार अगर देते हैं तो फिर वो कम से कम 8 से 12 घंटे तक धीरे धीरे रिलीज करती रहती है, तब जाकर के सेकंड डोज का समय आता है। तो डोज को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डोज फॉर्म में भी एरर हो सकती है। तो ये थी 5वें नंबर की एरर्स। इसके बाद नंबर 6 पर आता है इंस्ट्रक्शंस टू द पेशेंट, यानी कि मरीज को जो भी निर्देश डॉक्टर के द्वारा पर्चे पर दिए गए हैं उसमें अगर किसी तरह का कुछ कमी हो जाए या कोई हिस्सा अच्छे से ना लिखा हो, मिट जाए या कट फट जाए और उससे पेशेंट अच्छे तरीके से समझ ना पाए या उसे पढ़ ना पाए, तब जाकर के इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट वाली प्रिस्क्रिप्शन एरर का जन्म होता है। जैसे कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि उस दवा को मरीज को कैसे लेना है, मतलब किस रूट के द्वारा, मुख के द्वारा ओरली या इंजेक्शन
या फिर उसे त्वचा पर लगाना है, किस तरह का। और आपने ध्यान दिया होगा कि प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेंशन होता है, या फिर जैसे इंजेक्शन के मामले में बहुत ही कॉमन होता है कि ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लेना है, इंट्रावीनस लेना है या सबकुटेनियस लेना है। ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ऐसे में अगर कोई मेंशनिंग ना हो तो लगाने वाला या फिर पेशेंट सभी कंफ्यूज हो जाएंगे और काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आती है इनकॉम्पैटिबिलिटी। इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब ये समझिए आप कि किसी तरह की कोई असहजता, यानी समथिंग एररफुल, प्रॉब्लमेटिक। जैसे कि इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब दो चीज़ें आपस में इंटरैक्ट सही ढंग से ना कर पाएं। उदाहरण के तौर पे दूध और चीनी का आपस में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो उसे हम कहेंगे दे आर एक्सट्रीमली कॉम्पैटिबल। लेकिन अगर वहीं पर दूध और नींबू आपस में कॉम्पैटिबल नहीं है तो प्रॉब्लम है। ऐसा ही क्या होता है कि जब प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मरीज के ऊपर दो से ज़्यादा दवाएं लिखी हैं तो यहाँ पर फार्मासिस्ट की ड्यूटी बनती है कि वो चेक करे कहीं आपस में वो रिएक्ट करके कोई रासायनिक क्रिया करके साइड इफेक्ट तो उत्पन्न नहीं कर रही, और अगर उसको कोई कंफ्यूजन है तो डॉक्टर से कंसल्ट करे। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी दवाएं होती हैं जो फूड यानी भोजन के साथ भी इंटरेक्ट करती हैं, जहाँ पे एग्जाम्पल आप स्क्रीन के ऊपर सामने देख रहे हैं टेट्रासाइक्लिन का। जैसे टेट्रासाइक्लिन को कभी भी दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। तो नंबर 6 और 7 पर थे इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट और इनकॉम्पैटिबिलिटी का एरर। तो कुल मिलाकर के ये 6 एरर आज के टाइम के हिसाब से काफ़ी इम्प्लीमेंटेबल है, मतलब देखने को मिल सकती है। अब जो एरर्स हैं वो एक्चुअल में पहले हुआ करती थी, अब नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में प्रिस्क्रिप्शन बताया था कि आज के टाइम पे जो मेडिसिन से डायरेक्टली प्रिपेयर्ड होकर के प्रोडक्शन होकर कंपनी से फार्मेसी में आ जाती है और उसके बाद फिर डायरेक्टली पेशेंट के हाथ में आ जाती है। लेकिन पहले क्या होता था कि फार्मासिस्ट ही डिस्पेंस करते थे, कंपाउंड करते थे, तब उस तरह की एरर थे। तो एक बार हम जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए देख लेते हैं डिस्पेंसिंग एरर्स। जैसे कि कॉमन कॉज फॉर वर्क इन्वायरमेंट, जिसमें सामान्य रूप से त्रुटियां होने के चांसेस रहते थे। वर्कलोड, ध्यान भटकना, जहां पे कार्य कर रहे हैं, कंप्यूटर में कोई त्रुटि हो जाना, डोजेज में गलती हो जाना, लेबलिंग में गलती हो जाना, पेशेंट की काउंसलिंग में गलती हो जाना, ये सारे कुछ एरर्स उस समय हुआ करते थे। अब इस तरह के एरर्स को इंप्रूव करने के जो कुछ रास्ते हैं वो स्क्रीन के ऊपर आप सामने देख रहे हैं। सबसे पहले एंश्योर एडिक्वेट स्टाफ हो ताकि वर्कलोड ना बढ़े और सही ढंग से, सही रूप से डोजिंग और उसकी कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग मेडिसिन की हो सके। इसके बाद एलिमिनेट डिस्पेंसिंग लिमिट्स, उसके बाद प्रॉपरली रिक्वायर्ड बैलेंस, मतलब हर चीज़ जितनी भी एरर डिस्पेंसिंग एरर में है उसको मिनिमाइज किया जा सके। के बाद कुछ कॉम्बैटिंग डिस्ट्रैक्शंस हैं। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है ध्यान भटकना कर्मचारी का। देखिए मेडिसिन की कंपाउंडिंग, प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना, दवाओं को निकालना, डिस्पेंस करना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन और ध्यान लगा के काम करने का एक कार्य है। अब इसमें किसी भी तरह का वातावरण रूपी अगर कोई किसी परेशानी आती है तो त्रुटि होने के चांसेस और संभावनाएं लगभग बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और जिसमें का विवरण अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे कॉम्बैटिंग डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, जिसमें कि फ़ोन, फैक्स मशीन, मेल, इन सब की वजह से भी डिस्ट्रैक्शन होता है। कोई अगर मान लीजिए फॉर्मूला तैयार कर रहा है और बीच में कुछ डिस्टर्बेंस, आवाज़ें हो रही हैं तो ध्यान भटकने की वजह से त्रुटि हो जाती है। फिलिंग ऑपरेशंस, ट्रेन सपोर्ट पर्सनल्स, ये सारी भी चीज़ें बहुत सारी इफेक्ट करती हैं। इसके बाद डिस्पेंसिंग एरिया जो है वहाँ पर क्लटर, एडिक्वेट स्पेस, स्टोर प्रोडक्ट, टेलीफोन प्लेसमेंट, डिज़ाइनिंग ऑफ इक्विपमेंट, लाइटनिंग, ह्यूमिडिटी, नॉइज़, ये सारे कुछ बहुत ही बेसिक इन्वायरमेंट के कारण हैं जिनकी वजह से एरर्स होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्पेंसिंग एरर्स इन डोसेज। मैथमेटिकल एरर्स और कैलकुलेशन को प्रॉब्लम होने की वजह से भी डोसेज एरर हो जाता है, और पीडियाट्रिक यानी कि बच्चों की जो दवाई है उसमें खास तौर पे विशेष ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो डिस्पेंसिंग एरर इन डोसेज। इसके बाद डिस्पेंसिंग एरर्स कॉज्ड बाय पुअर लेबलिंग। अगर सही ढंग से लेबलिंग ना की जाए, इंस्ट्रक्शन ना किए जाए तो पेशेंट को भी काफ़ी एरर्स की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट आता है डिस्पेंसिंग एरर कॉज्ड बाय पुअर पेशेंट एजुकेशन। देखिए जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि नॉन फार्मास्यूटिकल जो जनता है, बहुत बड़ी जनता है, और एक बहुत बड़ी जनता वो भी है जो अशिक्षित है, इलिटरेट है, और उन्हें दवाओं के मामले में सही जानकारी देना, उनकी काउंसलिंग करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उतना ही ज़रूरी जितना दवाओं को बनाना और उनको डिस्पेंस करना। अब अगर पुअर पेशेंट काउंसलिंग होती है तो ज़्यादातर ऐसी जनता जो इलिटरेट है उन्हें बहुत समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें कि डिस्पेंसिंग एरर कॉज्ड बाय पुअर पेशेंट काउंसलिंग या पुअर पेशेंट एजुकेशन
आ जाता है, जिसमें कि कुछ मेन है। फेलियर टू एडिक्वेटली एजुकेट, मतलब बहुत सारे लोग वर्कलोड के चलते बस डायरेक्टली दवाओं को दे देते हैं, एजुकेट नहीं करते। इसके बाद फार्मासिस्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहते अगर कभी ऐसे केसेस होते हैं तो। फिर उसके बाद जो भी पेशेंट ने, डॉक्टर ने रिटन इंस्ट्रक्शन लिखे हैं उनको पेशेंट को समझाना भी फार्मासिस्ट का काम है, जिसके अभाव में भी त्रुटियां होने की संभावना है। फिर उसके बाद पेशेंट्स को रेगुलर अपडेट करना भी एक एरर का सोर्स बन सकता है। इसके बाद पेशेंट की प्रॉपर काउंसलिंग, उसके बाद एजुकेशन और सारी चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स, कैसे उन्हें लेना है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, खान पान से संबंधित सारी चीज़ें बताना बेहद ज़रूरी होता है। तो गाइस, आशा करता हूँ कि ये एक छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा अबाउट प्रिस्क्रिप्शन एरर्स। अगर आपकी इससे संबंधित कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि कंटिन्यूसली वीडियोस जो अपडेट होती हैं उसके सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। सो बस चलता हूँ, जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।